गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल हिंदी जीके टुडे में आपका स्वागत है। मैथ के प्रतिशतता पार्ट में चल रहे थे, उसी का अगला स्टेप लेके आ रहे हैं। आज हम दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। एक पार्ट बेसिक क्वेश्चन का था, दूसरा पार्ट था कमी और वृद्धि का क्वेश्चन। अगर सबने वो पार्ट देख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो ऊपर डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अगला हमारा टॉपिक है स्टूडेंट यानी विद्यार्थी से संबंधित क्वेश्चन परसेंटेज में आते हैं। कुछ विद्यार्थी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और कुछ उनकी क्लास के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। तो हम इन दोनों ही बातों को अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी व कक्षा से संबंधित विद्यार्थी और क्लास से रिलेटेड कुल मिलाकर 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उन 6 टाइप्स को हम आराम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आगे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहले देखते हैं टाइप 1। पहले टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 150 अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्णांक 36% हो तो पूर्णांक ज्ञात करो। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 150 अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्णांक 36% हो तो पूर्णांक क्या होगा। सबसे पहले तो हम जानते हैं उत्तीर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, ये सब। सबसे पहले एक बात आई है पूर्णांक। तो क्या होते हैं पूर्णांक? पूर्णांक होते हैं टोटल मार्क्स यानी कुल अंक, यानी पूर्ण अंक अर्थात कुल अंक, ये पूर्णांक होते हैं। एक वर्ड होता है प्राप्तांक। ये क्या होते हैं? ये प्राप्त अंक होते हैं, यानी ये वो अंक होते हैं जो किसी विद्यार्थी को प्राप्त होते हैं। और एक होता है उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक का अर्थ होता है उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक चाहिए वो, यानी पासिंग मार्क्स बोल देते हैं, या पास होने के लिए जो अंक चाहिए वो उत्तीर्णांक होते हैं। तो ये तीनों वर्ड आपको नॉलेज में होने चाहिए। इसके बाद अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 150 अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। इस क्वेश्चन को एक बार सीधा लॉजिक से समझाते हैं। देखो, एक छोटा सा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ये एक विद्यार्थी होता है, उस विद्यार्थी को जो अंक मिलेंगे वो मिनिमम 0% मिलेंगे और मैक्सिमम 100% मिलेंगे। यानी
कम से कम 0% रहेगा और अधिकतम 100% रहेगा। यानी 0% पर कोई विद्यार्थी आएगा तो वो न्यूनतम अंक होंगे, और ये 100% होंगे, ये पूर्णांक होंगे, यानी पूर्ण अंक। यानी यहां पर टोटल मार्क्स ये होते हैं 0 से लेकर 100% तक। यदि कोई भी विद्यार्थी परीक्षा में कोई अंक प्राप्त करता है तो उसके न्यूनतम 0% नंबर आएंगे और अधिकतम 100% आएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि वो विद्यार्थी इस लाइन में यहां से लेकर यहां तक इसके बीच होगा। अब यहां पे एक स्थिति निकल के आई है, बीच में ये एक लाइन, ये लाइन एक ऐसी खींच दी, यानी ये एक रेस है जो यहां से लेकर वहां तक जानी है। इस रेस के लिए पास होने वाले और फेल होने वालों के लिए एक क्राइटेरिया निश्चित कर दिया कि जो व्यक्ति इस लाइन को छू लेगा, जो व्यक्ति इस लाइन को छू लेगा, वो स्टूडेंट पास हो जाएगा, और जो इसको छू नहीं पाएगा, पीछे रह जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया दिया है उत्तीर्ण होने के लिए 36%। इसका मतलब ये लाइन यहां पे निकल के आई है वो 36% की है। दोबारा देखिए कि न्यूनतम जो अंक होंगे वो होंगे 0%, और जो उत्तीर्णांक होंगे वो 36%, टोटल मार्क्स हैं वो 100%। अब यहां जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 150 अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो विद्यार्थी इस लाइन से पीछे ही रह गया, फेल हो गया ना। इसका मतलब वो यहां तक पहुंच नहीं पाया तो पीछे रह गया। तो थोड़े से समय के लिए मान लीजिए वो बच्चा या वो विद्यार्थी यहां पहुंचा है, तो ये उसने प्राप्त किए 150 अंक और वो यहां पहुंच गया, यानी ये लाइन 150 अंकों की है। उस विद्यार्थी ने 150 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि यदि उस बच्चे के 30 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। देखिए यहां पे ये लाइन समझने की ज्यादा जरूरत है कि यदि वो बच्चा 30 अंक और ले आता तो वो इस लाइन तक पहुंच जाता। कहने का मतलब ये हुआ कि वो पास हो जाता। इतना सा दूर रह गया, उसके पास और फेल के बीच का जो डिस्टेंस रहा वो 30 अंकों का रहा है। तो 30 अंक और आते तो वो पास होने की श्रेणी में आ जाता। अब यहां पे आप नोटिस कीजिए कि उसे पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 36%। और पास होने के लिए एक्चुअल में 150 अंक तो उसके आ गए थे, 30 और आ जाते तो वो पास हो जाता। 30 और आ जाते मतलब 180 अंक हो जाते तो वो पास हो जाता। तो यही बात हमें समझनी थी यहां पे। पास होने के लिए 36% नंबर इक्वल टू 180 अंक, एक ही बात है। चाहे तो ये कह दो कि पास होने के लिए 180 अंक चाहिए, चाहे ये कह दो कि पास होने के लिए 36% नंबर चाहिए। तो इससे हमारा 1% निकल के आता है 5 अंकों का। यानी 1% इक्वल टू कितना हो गया? 5 अंक। और 100% इक्वल टू कितना हो गया? 500 अंक। ये लो, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो गया? 500 अंक हो गया। ये क्वेश्चन ऐसा हुआ कि उस विद्यार्थी ने 150 अंक प्राप्त किए फिर भी वह बच्चा फेल हो गया, यानी 180 नंबर पास होने के लिए चाहिए और 36% नंबर पास होने के लिए चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 36% हो या 180 अंक हो, एक ही वैल्यू रखते हैं। तो 1% 5 अंकों के बराबर आता है और 100% कितना होता है? 500 अंकों के बराबर आता है। तो उसके पूर्णांक कितने हो गए? 500 अंक हो गए। उम्मीद है
है, सबको समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया है वो इसको बैक करके वापस समझ लेना, समझ में आ जाएगा, कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आगे चले अगले टाइप पे। एक टाइप का क्वेश्चन तो इस टाइप का आता है, दूसरा इसी में थोड़ा सा बदलाव होता है। देखिए कैसे। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में में 30% अंक प्राप्त करता है तथा वह 6% से फेल हो जाता है, यदि उत्तीर्णांक 180 अंक हो तो पूर्णांक ज्ञात करो। थोड़ा सा बदलाव हुआ है पीछे वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और वह 6% अंकों से फेल हो जाता है, यदि उत्तीर्णांक 180 अंक है। इस बार जो उत्तीर्णांक थे उनको अंकों में बता दिया है। तो सेम स्थिति वही 0 से लेकर 100% तक ये उत्तीर्णांक है। कितने अंक बता रखे हैं? 180 अंक। वो विद्यार्थी के नंबर आए 30% और फेल कितने से हो गया? 6% से। इसका मतलब 30% तो आगे 6% और आते तो वो पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 36%। तो वही बात दोबारा हो गई, पास होने के लिए 36% इक्वल टू 180 अंक और 1% इक्वल टू 5 अंक और 100% इक्वल टू कितना हो गया? 500 अंक। तो सेम क्वेश्चन बन गया, लेकिन क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा जरूर यहां पे क्वेश्चन को एक अलग मोड में दिया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। इसके बाद तीसरे टाइप और समझते हैं। तीसरा टाइप, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त करता है तथा 5% अंकों से फेल हो जाता है, यदि उत्तीर्णांक 35% हो तो पूर्णांक क्या होंगे? ये हो गया। क्वेश्चन में बदलाव थोड़ा सा है, मामूली सा बदलाव, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सेम वही लॉजिकल कंसेप्ट, 0% और 100%। ये पास होने के लिए, अब देखिए 180 अंक प्राप्त करने के बाद भी 5% से फेल होता है, इसका मतलब 180 अंक तो उसके आगे यहां पहुंचा। अब वो फेल कितने से हुआ है?
5% अंकों से फेल हुआ है और उत्तीर्णांक कितना है 35% है। अब यहाँ लॉजिक समझिए कि 35% पर तो वो पास होता है और वो 5% से फेल हो गया, इसका मतलब पीछे रह गया, तो 5% कम किए तो उसके आए कितने हैं, उसके आए तो 30% ही है, तो 30% इक्वल टू 180 अंक, 30% इक्वल टू 180 अंक और 1% इक्वल टू 6 अंक और 100% इक्वल टू 600 अंक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं कि कभी वो अंकों में प्राप्त करता है और फेल परसेंटेज में हो जाता है, कभी प्राप्त परसेंटेज दिखाता है फेल अंकों में हो जाता है, कभी उत्तीर्णांक को अंकों में दे दिया जाता है और कभी उत्तीर्णांक को प्रतिशत में दे दिया जाता है। कहने का मतलब ये सिर्फ गुमराह करने का एक जाल है, बाकी कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट सीधा सा आपके माइंड में है, ये सब कुछ ये नॉलेज में आपके होगा, कहीं कोई गलत नहीं होगा, ना कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता, ना कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक बार सीख लिया हमेशा आपके दिमाग में रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। तो चले इसके फोर्थ टाइप पे, चौथा टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है। रवि किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और 12 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में राजीव 52% अंक प्राप्त करता है, जिसके उत्तीर्णांक से 24 अंक ज्यादा थे, जिसके उत्तीर्णांक से 24 अंक ज्यादा थे। बताओ पूर्णांक क्या है। अब यहां पे ये पूछा जा सकता है, बताओ पूर्णांक क्या है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है, बताओ रवि ने कितने अंक प्राप्त किए, ये पूछा जा सकता है, बताओ राजीव ने कितने अंक प्राप्त किए, ये भी पूछा जा सकता है, बताओ उत्तीर्णांक कितने प्रतिशत रहा, ये भी पूछा जा सकता है, बताओ उत्तीर्णांक कितने अंक रहा, यानी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट नॉलेज में रहना चाहिए, उसके बाद कभी ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। देखिए क्या करना है हमें, सेम वही कॉन्सेप्ट जो हम समझते आ रहे हैं, 0% से लेकर 100% तक पास होने का एक बिंदु होता है, उसे पासिंग मार्क्स बिंदु। अब रवि किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करने के बाद भी 12 अंकों से फेल हो गया है, इसका मतलब ये 40% अंक प्राप्त करता है और 12 अंक से ये फेल है। रवि किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करने के बाद भी 12 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब इसके 12 अंक और आ जाते तो ये पास हो जाता। उसी परीक्षा में राजीव 52% अंक प्राप्त करता है, इसके पास होने से ज्यादा अंक हैं, यानी ये राजीव और ये 52% और इसके ज्यादा कितने हैं, 24 अंक पास होने से ज्यादा है। मतलब ये हुआ कि यदि इसके 24 अंक कम भी आते ना तो भी ये पास तो हो ही जाता। तो ये क्या हुआ, अब आप यहां देखिए कि रवि और राजीव
इन दोनों का डिफरेंस देखिए, रवि और राजीव के बीच परसेंटेज का फासला कितना है, परसेंटेज का फासला इसके 40% और उसके 52%, यानी रवि को राजीव जितने नंबर लाने के लिए कितने परसेंट ज्यादा चाहिए, 12% ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि 40% तो इसके है ही, इसके 52% है, तो नंबर कितने ज्यादा चाहिए उसको, 12%। तो रवि को राजीव जितने अंक लाने के लिए 12% नंबर और ज्यादा चाहिए। अब अंकों की बात करते हैं। अंकों की बात की तो ये कितने अंक ज्यादा चाहिए, 12 से वो फेल हो रहा है, 24 उसके ज्यादा है, तो 12 और 24 कितने हो गए, 36 अंक हो गए। तो यही बात हमें समझनी थी कि रवि और राजीव के बीच का जो फासला है वो परसेंटेज में कितना है और अंकों में कितना है। तो परसेंटेज में हुआ 12% इक्वल टू 36 अंक, तो 1% इक्वल टू 3 अंक, और 100% इक्वल टू कितना हो गया, 300 अंक। इसका मतलब पूरी परीक्षा कितने अंकों की है, 300 अंकों की है। तो ये क्या हुआ, पूर्णांक अगर क्वेश्चन ने पूछा है तो आप इसका आंसर दे सकते हो 300 अंक, यानी पूरी परीक्षा या टोटल मार्क्स कितने हैं, 300 अंक है। यदि रवि को कितने अंक प्राप्त किए, तो रवि का क्वेश्चन ने बता रखा है ना, रवि ने 40% अंक प्राप्त किए, और 300 का 40% कितना होता है, 120 अंक होता है। 300 का 40% होता है 120 अंक। तो रवि ने कितने अंक प्राप्त किए, 120 अंक, और राजीव ने कितने अंक प्राप्त किए, तो राजीव ने 52% अंक प्राप्त किए। तो 300 का 52% कितना होता है, ये 3 दूनी 6, 15, 156 अंक। तो राजीव के कितने हो गए, 156 अंक हो गए। अब आप यहां पे समझिए कि राजीव के 156 अंक, रवि के 120 अंक, और रवि से राजीव के बीच का फासला कितना हुआ, 36 अंक। तो अगर रवि के अंक आपको पता लग गए तो आप ज्ञात कर सकते हैं राजीव के, क्योंकि रवि ने अगर 120 अंक प्राप्त किए तो 12 अंकों से वो फेल है, तो 120 में 12 और जोड़ दीजिए, और उससे राजीव के 24 अंक उत्तीर्णांक से भी ज्यादा थे, तो 12 और 24 कितने हो गए, 36 अंक। 36 120 में जोड़ेंगे तो 156 अंक। इस प्रकार से हमें राजीव के अंक भी पता चल गए। अब उत्तीर्णांक की बात करते हैं। उत्तीर्णांक आपको पता है, दोनों साइड से उत्तीर्णांक कैलकुलेट कर सकते हैं कि रवि ने 120 अंक प्राप्त किए, 120 अंक प्राप्त किए, 12 अंक कम आए उसके उत्तीर्ण होने से, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, 120 प्लस 12 यानी 132 अंक, ये उत्तीर्णांक हो गए। यानी उत्तीर्ण होने के लिए 132 अंक चाहिए। अब यदि आप राजीव से कैलकुलेट करते हैं तो राजीव के 156 अंक है, और जिसके 24 अंक ज्यादा हैं तो 156 से 24 कम भी कर सकते हैं, तो भी यही बात रहेगी। अब ये तो रहा उत्तीर्णांक अंकों में। अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल में ये 132 अंक टोटल कितने अंकों में से आए हैं, ये आए हैं 300 अंकों में से। तो 300 में से 132 अंक, 132 बट्टे 300 गुणा 100 काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12, और ये आया 44%। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तीर्णांक कितने प्रतिशत हुआ, 44%, और उत्तीर्णांक अंकों में कितना हुआ, 132 अंक। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो नॉलेज आपको होना चाहिए, यदि अच्छे से आपका नॉलेज रहेगा तो इस टाइप की कोई क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। मैंने कोई आपको ट्रिक नहीं बताई, मैं कोई भी आपको फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की है कि ये क्वेश्चन है ना, इनमें कोई पेन पेंसिल इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैंने आपको समझाते वक्त जरूर बताया, लेकिन इन चीजों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर अपने दिमाग से कैलकुलेट करते तो देखो कैसे करते। आपको पता है कि रवि ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, रवि ने 40% अंक प्राप्त किए, और राजीव ने कितने अंक प्राप्त किए, 52
दोनों के बीच का फासला कितना हुआ? 12%। दोनों के बीच का फासला कितना हुआ? 12%। और रवि के नंबर आए कम 12 और उसके आए ज्यादा कितने? 24। 12 और 24 कितने हो गए? 36। तो 12% इक्वल टू 36, 1% इक्वल टू 3 और 100% इक्वल टू 300। आप विदाउट पेन और पेंसिल की सहायता से भी क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं, दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। बस ये था आपका इसका 4th पार्ट। इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी समझते हैं। देखो किसी बच्चे को यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आया है तो वो इसको थोड़ा सा बैक करके वापस समझ लेना, समझ में आ जाएगा। इसको दोबारा बताने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक बार में आपको नहीं समझ में आते हैं, तो उसको बैक आके वापस चला के देख लेना, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका एक अगला टाइप देखते हैं। रवि के अंक राजेश से 20% अधिक है। रवि के अंक राजेश से 20% अधिक है और राजेश के अंक विक्रम से 25% अधिक है। विक्रम के अंक महेश से 20% कम है। यदि महेश के अंक 400 थे तो रवि के अंक क्या थे? एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। ठीक है, यानी रवि के अंक किसी और स्टूडेंट पे रिलेट कर दिए, उसके किसी और पे, उसके किसी और पे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सबसे पहला काम क्या है कि हमारे पास ये स्थिति में 3 या 4 जो नाम है वो उतार दीजिए। तो पहली स्थिति तो है रवि की, और रवि के अंक डिपेंड कर रहे हैं राजेश पे, और राजेश के अंक डिपेंड कर रहे हैं विक्रम पे, और विक्रम के अंक डिपेंड कर रहे हैं महेश पे। यानी रवि के अंक राजेश से, और राजेश से के अंक विक्रम से, और विक्रम के अंक महेश से। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें लास्ट सब लोग किस पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी लास्ट डिपेंड करने वाला। तो इसमें रवि राजेश पे डिपेंड कर रहा है, राजेश विक्रम पे, और विक्रम महेश पे। तो ऐसी स्थिति में अगर क्वेश्चन में महेश का वैल्यू दे रखा है तो भी ठीक है, और नहीं दे रखा तो हमें वो मान के करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन महेश पर डिपेंड कर रही है। सब लोग कहीं ना कहीं किसी तरह से महेश को ही डिपेंड कर रहे हैं। तो यहां महेश का वैल्यू इसमें दे रखा है, यानी महेश ने कितने अंक प्राप्त किए? 400 अंक महेश के थे। अब यहां पहले वापस क्वेश्चन की स्थिति पे आ जाते हैं। रवि के अंक राजेश से 20% अधिक है, यानी रवि के अंक राजेश से 20% अधिक है, और राजेश के अंक विक्रम से 25% अधिक है, और विक्रम के अंक महेश से 20% कम है। अगर महेश के अंक 400 है तो विक्रम के अंक कितने हो गए? 400 का 20% कम। तो 400 का 20% कितना होता है? 400 का 20% होता है 80। तो 400 में से 80 कम कर देते हैं तो कितना आता है? 320 आता है। एक तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं कि 400 का 20% कैलकुलेट किया 80 अंक, या फिर इसको आप डायरेक्टली भी अपने माइंड में कर सकते हैं कि 400 का 20% मतलब 1/5, 400 का 1/5 कितना होता है? 80। 80 कम हुए तो 400 में से 80 कम हुए तो 400 माइनस 80 इक्वल टू 320 अंक। एक तो ये समझ सकते हैं। एक
थोड़ा और शॉर्ट करना चाहें तो आपको पता है कि विक्रम के अंक महेश से 20% कम है, तो महेश से 20% कम है तो कितना है 80% है, तो डायरेक्टली इसका 80% निकाल दो ना। 400 का 80% कितना हो गया 320। तो किसी भी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, ये आपका दिमाग कैलकुलेट करेगा। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे ये छोटी छोटी बातें ना आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो ये कि विक्रम कितने अंक आए 320 अंक। अब विक्रम के अंकों से राजेश के अंक हैं 25% ज्यादा, और 25% कितना होता है? वैसे आप फ्रैक्शन में देखें तो आपको बताया था अच्छे से, फ्रैक्शन में 25% इक्वल टू होता है 1/4, तो 320 का 1/4 होता है 80। देखो वापिस 80 आ गया, यानी इसके 80 अंक इससे ज्यादा थे। तो राजेश के कितने अंक हो गए? आप यहां पे 400 अंक, ये खुद कैलकुलेट कर लेना, बाकी मैंने समझा दिया, आपको आ जाएगा, इतना ज्यादा टाइम लगाने की यहां आवश्यकता नहीं है। अब राजेश से 20% ज्यादा किसके हैं? रवि के। और 400 का 20% कितना होता है? 400 का 20% वही 80 अंक। तो रवि के कितने हो गए? 480 अंक हो गए। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो स्थिति निकल के आई है कब? जब महेश के अंक दे रखे थे तब, यानी महेश के अंक क्वेश्चन ने दे रखे हैं तो क्वेश्चन आसान हो गया। लेकिन अगर महेश के अंक क्वेश्चन ने ना दे रखे हो और रवि के अंक दे रखे हो, ये क्वेश्चन अगर विपरीत निकल के आए कि यहाँ पे रवि के अंक 480 अंक बता दे और ये आपसे पूछ ले कि महेश के अंक कितने हैं, तब आप इस क्वेश्चन को 100% के बेस पर ले जाके सोल्व कर लेना। कैसे करोगे? देखो, महेश के अंक को मान लेना आप 100% और इसके अंक क्या है 20% कम है, तो 20% कम हुए तो कितने हो गए? इससे 20% कम कर दो 80%। अब इससे अंक कितने हो गए? 25% ज्यादा। अब 80 पर 25% ज्यादा करके 105 मत कर देना, यहां पे 80 का 25% होता है, तो 80 का 25% कितना हो गया? 20%। तो ये फिर आ गया 100%। अब ये कितना आ गया? ये 20% और ज्यादा, तो 100 का 20% 120। तो 120% इक्वल टू 120% इक्वल टू 480 अंक, और 1% इक्वल टू 4 और 100% इक्वल टू 400 अंक। तो किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन मोड़ दिया जाए ना तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, चाहे वो लास्ट वैल्यू आपको दे दे या फर्स्ट वैल्यू दे दे। और भी तरीके क्वेश्चन को सोल्व करने के, एक्स भी कर सकते हो, एक्स से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप इसे एक्स मानते हो तो भी आपका क्वेश्चन कैलकुलेशन में आ जाता है। कैसे? अगर महेश के एक्स हुए तो विक्रम के कितने हो गए? ये हो गए 80%, क्योंकि 20% कम हो गए। उसके कितने हो गए? उसके 25% ज्यादा थे, तो ये हो गए 125/100। और उसके कितने हो गए? इसके और 20% ज्यादा, तो 120/100 इक्वल टू कितना हुआ? 480 अंक। तो ये काट दिया 5 बार, ये काट दिया 4 बार, ये काट दिया 20 से, और ये 5 से 5 काट दिया, बिंदु से बिंदु काट दिया, 12 चौक 48 40 हो गया, और x बराबर 400 हो गया। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बेसिक नॉलेज अगर आपका अच्छा होगा ना तो मैथमेटिक्स को सीखना आसान होगा। छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में कोई पता नहीं होता पेपर बनाने वाले ने किस तरीके से पेपर को सेट किया है। तो वो थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन को घुमा देगा तो आपकी रटी हुई ट्रिक्स आपके कभी काम नहीं आने वाली। हाँ, जरूर बहुत सारी ट्रिक्स आपके उपयोगी हैं, उनको हम बताएंगे भी, समझाएंगे भी, और आपको उसके लिए फॉलो करने के लिए बताएंगे भी। लेकिन अनावश्यक ट्रिक्स और अनावश्यक सूत्र रटने से कभी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें विद्यार्थी से रिलेटेड ये 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब बात आती है उसकी क्लास से संबंधित, यानी कक्षा के बेस पर भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अब कक्षा के बेस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखो।
स्टूडेंट्स, क्लास आपको समझ में आ रही है? यदि आ रही है तो एक लाइक तो बनता है। अब कक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन में एक टाइप के क्वेश्चन ऐसा आता है, एक कक्षा के 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए तथा 30% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए। एक कक्षा के 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 30% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए। यदि उत्तीर्णांक यदि 10% विद्यार्थी दोनों में फेल थे तो बताओ कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए या अनुत्तीर्ण हुए? या कोई दोनों बातें पूछी जा सकती है, आप ध्यान रखना कि लास्ट में पूछा क्या है। तो एक बार फिर देखते हैं, कक्षा के 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए और 30% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए और 10% विद्यार्थी दोनों में फेल थे। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए या अनुत्तीर्ण हुए, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो, ये एक अंग्रेजी के जो विद्यार्थी थे फेल हुए थे, अंग्रेजी के जो विद्यार्थी फेल हुए थे उनका एक सर्किल है कि सारे बच्चे जो फेल हुए ना वो इस सर्किल में है। तो ये टोटल हैं कितने? ये हैं 40% विद्यार्थी जो इस सर्किल में हैं और 30% विद्यार्थी गणित में हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। ऐसी स्थिति में ये सर्किल ऐसा बनेगा, ये गणित का होगा और गणित में कितने हैं? 30%। अब 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 30% विद्यार्थी गणित में और 10% दोनों में कॉमन। वे कॉमन बच्चे ये हैं, ये 10%। ये 10% बच्चे वो हैं जो गणित में भी फेल है और अंग्रेजी में भी फेल है, यानी दोनों में फेल है। अब जो केवल अंग्रेजी में फेल है, केवल अंग्रेजी, ध्यान रखना, केवल अंग्रेजी में फेल है, वे कितने हैं? 10%। तो अंग्रेजी के साथ गणित में फेल है, तो केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले कितने हैं? वे हैं 30%। ये क्या है? केवल इंग्लिश में। और जो केवल गणित में फेल है वो कितने हैं? गणित में टोटल कितने हैं? 30% और उसमें से 10% तो मैथ के साथ इंग्लिश में भी फेल है। ऐसी स्थिति में केवल मैथ में फेल कितने हैं? वो 20%। तो ये आपको फेल होने वालों का क्राइटेरिया आ गया है। अब यहां पे 30%, 10% और 20%, 30, 10, 40 और 20 कितना हो गए? 60%। तो फेल होने वाले बच्चे कितने हैं? 60%। ये क्या हैं? फेल होने वाले हैं। अगर फेल होने वाले बच्चे 60% हो गए तो पास होने वाले बच्चे कितने हो गए? बाकी सारे पास ही हैं। तो जब 60% फेल हुए तो 40% पास हुए, दोनों में से कोई भी बात पूछी जा सकती है। ये स्थिति आपके समझ में आनी चाहिए। अब दूसरी बात, इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी कैसे करें, ये तो चीजें समझने के लिए थी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसलिए। अब यदि इजी करें तो सीधी सी बात होती है कि 40% जो फेल हुए वो हुए अंग्रेजी में, तो यहां इंग्लिश में फेल कितने हुए? 40%। और मैथ में फेल कितने हुए? वो 30%। अब
जो 10% विद्यार्थी दोनों में है, तो इसका मतलब वो इसमें भी जुड़े हैं और इसमें भी जुड़े हैं, तो दोनों में जुड़े हुए हैं, तो एक्चुअल में ये 70% नहीं है, उसमें से एक तरफ का कम कर दो 10%, तो ये फेल होने वाले बच्चे कितने हो गए 60%, तो पास होने वाले बच्चे कितने हो गए 40%। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी क्लास से रिलेटेड, क्लास के बेस पर आता है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा आगे की प्रोसेसिंग में और बढ़ता है। जैसे एक कक्षा के 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए तथा 35% तथा 65% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए। एक कक्षा के 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए और 65% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए, और दोनों में फेल होने वाले विद्यार्थी 15% थे। दोनों में फेल होने वाले विद्यार्थी 15% थे। यदि 450 विद्यार्थी पास हुए, तो यदि 450 विद्यार्थी पास हुए, तो बताओ परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। देखो 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, तो अंग्रेजी में पास बराबर 70%, और विज्ञान में पास कितने 65%, और दोनों में फेल कितने 15%। यहां सोचिए, ये स्थिति पास की है और ये स्थिति पास की है और ये फेल की है। याद रखना तीनों स्थितियां एक जैसी ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पास होने वालों की स्थिति में से फेल होने वालों की स्थिति को कॉमन कैसे निकालोगे आप? कॉमन नहीं निकलेगा। इसलिए पास पास और पास होने चाहिए, फेल फेल और फेल ही होने चाहिए। अब अगर ये स्थिति में फेल है, तो ऊपर वाले दोनों में से फेलियर निकालो आप। यहाँ फेलियर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आपको पता है कि 30% पास हुए तो फेल कितने हुए, 70% पास हुए तो फेल कितने हुए 30%, और 65% पास हुए तो फेल कितने हुए 35%। तो यहाँ टोटल जो फेल हो गए वो कितने हो गए 65% फेल हो गए, जिसमें से 15% कॉमन थे, उनको कम कर दीजिए, तो 50% विद्यार्थी फेल हुए। जब 50% विद्यार्थी फेल हुए तो 50% विद्यार्थी ही पास हुए। तो इसका मतलब पूरी परीक्षा में टोटल कितने हैं, तो 50% इक्वल टू 450 विद्यार्थी, तो 100% बराबर कितना हो गया डबल, यानी 900 विद्यार्थी। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे 900 विद्यार्थी थे। इस प्रकार से स्टूडेंट्स और उनकी क्लास के बेस पर क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में। इन 6-7 प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। आप उनको प्रैक्टिस करना और उनको सोल्व करना।
इस बेस पर जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके वो गलत नहीं होंगे। आपके डिस्क्रिप्शन में जो फाइल दे रखी है उनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, आप उनको प्रैक्टिस करना और उनमें से यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, हम उसको बताने की पूरी कोशिश करेंगे और बताएंगे भी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट डे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि स्टूडेंट्स अभी इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी घर पे बैठे हैं लेकिन ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बार बच्चों को बता दिया कि आप थोड़ा सा यही समय है कि आप जब घर पे बैठे हो तो उस घर पे बैठने का टाइम है, उसका सदुपयोग करो, घर पे अपनी पढ़ाई को जारी रखो ताकि कभी भी ये एग्ज़ाम होने वाला हो तो उसके लिए आप प्रिपेयर रह सको। पर बार बार कहने के बाद भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है बच्चे ध्यान नहीं देते, लापरवाह हो रहे हैं। ये आप ही के भविष्य का सवाल है, ध्यान रखो। अगर आप सक्सेस हुए तो ये आपकी सफलता जिंदगी में आपके ही काम आने वाली है, किसी के नहीं काम आने वाली। तो आशा है कि आप लोग ध्यान रखेंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखेंगे।